पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की नशरियात में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। मेरा साथ दे रही है मेरी साथी एंकर समीना राना। सेनेट के इलेक्शन आज बड़ा दिन सियासी तारीख का, पाकिस्तान की वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। 5 बजे अब गिनती जारी है। वक्फे वक्फे से नताइज आना शुरू हो गए हैं। सिंध असम्बली से जो अभी तक 2 नताइज मौसूल हुए हैं उसमें पलवा शाह खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और एक और खातून उम्मीदवार कामयाब हो चुकी हैं इसमें, और साथ साथ दीगर सूबाई असम्बलियों से भी जो वोटिंग का अमल गिनती का अमल चल रहा है उसके बाद नताइज जैसे जैसे आएंगे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे। बड़ा मार्का आज कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान PDM के बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा PDM के उम्मीदवार और डॉक्टर हफीज़ शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के माबैन, उसका भी हमें इंतजार है कि जैसी नतीजा मौसूल होता है आपकी खिदमत में पेश करते चलेंगे। डॉक्टर सरवर बारी साहब और हाफिज़ ताहिर खलील साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आपने बहुत से इलेक्शन जो है वो कवर किए अपनी जर्नलिज्म की कैरियर में। कुछ मुख्तलिफ है ये इलेक्शन या ये माजी की तरह जितने इलेक्शन सेनेट के हुए हैं उसी की एक कड़ी आप देखते हैं इसे? नहीं शहजाद, मसला बात ये है कि मैं देखता हूँ कि ये 2021 का जो इलेक्शन है सेनेट का, ये माजी के जो इलेक्शंस होते रहे हैं 2003 से जो इलेक्शन शुरू हुए थे, इस हम हालिया 2 अशरों की बात करेंगे, उसमें ये जो इलेक्शन होते रहे हैं सेनेट के, वो पहले होते रहे हैं 52 सीटों पर। ये पहला इलेक्शन है जिसमें 48 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है और इसमें फाटा की 4 सीटें जो हैं वो जा रही हैं, और 2013 में जो इलेक्शन होगा उसमें फाटा की मज़ीद 4 सीटें चली जाएंगी और मज़ीद ये ऐवान जो है जो इस वक्त 100 रुकनी है, ये मज़ीद 4 नशिस्तों से महरूम होकर सुकड़ जाएगा। अब उसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी और अगर ऐवान की नशिस्तें 100 पर लानी हैं या बढ़ानी है, बहरहाल ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि इस मरतबा एक मेरा ख़्याल है कि ये आगाही और शऊर की जो मुहिम चली है उसके नतीजे में एक कंट्रोवर्सी चली कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए और इसमें सीक्रेट बैलेट जो है ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल इसमें एक सदारती रेफरेंस गया दिसंबर में और इस सदारती रेफरेंस के नतीजे में फ़ैसला आया और इस फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन को कुछ नए इख्तियारात मिले और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आप इलेक्शन की शफाफियत के लिए और स्पेशली सेनेट के इलेक्शन की शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी भी बनाई है। और तीसरा काम ये हुआ है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई हैं, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनकी तादाद हम देखते हैं बहुत कम है। और आज देखें 48 में से 37 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ है, इसमें हम एक नई बात और नया पहलू ये भी देखा, हालांकि माजी में भी होता रहा है, लेकिन ये इस कंट्रोवर्सी में जबकि हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात कोई अच्छे ताल्लुकात गर्दाने नहीं जाते, उसमें पंजाब में 11 सीटों पर बिला मुकाबला इंतखाब बहरहाल एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की निशानदेही करता है कि हमारे सियासतदान जो हैं अगर चाहें तो वो पुख्ता बालिग नज़री के ज़रिए और पुख्ता कारी के ज़रिए सियासी मुफाहिमत के अमल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 4-5 नए पहलू थे और इसमें हम देख रहे हैं कि भाई के कुछ तजादात भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं। मैं आज बारी साहब का एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसमें भी इन्होंने निशानदेही की थी कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम नहीं कर सके और अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स पर काम हो चुका होता तो यकीनन ये इलेक्शन माजी के इलेक्शन से बहुत बेहतर हो सकता था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों के हवाले से हाफिज़ ताहिर खलील साहब, आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, ख़ासतौर पर राय आने के बाद अदालत उस्मा की जो शिकायत सामने आई विजिलेंस सेल को और गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो सामने आई फिर सिंध असम्बली से कुछ ऑडियोज़ भी सामने आई, क्या इलेक्शन कमीशन अपनी वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरी करने में कामयाब हुआ? आप क्या समझते हैं? इलेक्शन कमीशन के हवाले से देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के दायरे के अंदर ही काम करना है। अस खुद कोई उसके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन उसके पास एक बड़ा इख्तियार ये है कि हुकूमत के तमाम अदारे जो है इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करने के आइनी तौर पर पाबंद हैं। और इलेक्शन कमीशन ने अपना ये इख्तियार डस्का के हालिया इलेक्शन में मनवाया भी है, जिसमें कुछ अफसरों की मुअत्तलियाँ हुई और
कुछ अफसरों को जो है तबादले हुए। बिल्कुल जी, ठीक है। हाफिज ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। इस वक्त हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और मज़ाफ़ात में आज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आज़ान सुनने की सादत हासिल कीजिए। वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन सेनेट इलेक्शन 2021 के हवाले से जारी है और अब चूँकि नताइज आना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ असम्बलियों से। आज़ाद उम्मीदवार बलूचिस्तान असम्बली से जिनका पहला नतीजा सामने आया है वो हैं अब्दुल कादिर, जिन्होंने जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है और वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं। सिंध असम्बली से भी 2 रिजल्ट सामने आए हैं और इसके अलावा जो बड़ा मुकाबला जिसके नतीजे का इंतज़ार किया जा रहा है वो है वफाक से जनरल नशिस्त पर, जिसमें मद्दे मुकाबिल हैं साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और डॉक्टर हफीज़ शेख। अभी इनका नतीजा आना बाकी है और इस पर बड़ी नज़रें जमी हुई हैं इस बड़े नतीजे पर। और स्टूडियोज़ में आज के सारे सेनेट इलेक्शन, सियासी गहमा गहमी, वोटिंग का अमल कैसा हुआ, अब नताइज आने का सिलसिला जारी है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सियासी पार्टीज़ को, किसकी अक्सरियत बनेगी नहीं बनेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब और डॉक्टर सरवर बारी साहब, एनालिस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद। ब्रेक पे जाने से पहले हाफिज साहब हम आपसे बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि उसी बात को आप तो एक कंटिन्यू कीजिए कि इलेक्शन कमीशन पर जो जिम्मेदारी थी, जितना ज़्यादा रिलाई किया जा रहा था सियासी जमातों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, गुज़श्ता रोज़ जब वीडियो सामने आई तो हमने देखा कि अराकीन इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँचे लेकिन वहाँ पर कोई खुसूसी सेल नहीं बनाया गया था जो इस शिकायत को सुने, और ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का दफ्तर तो बंद था। और आज भी कुछ सिंध असम्बली से भी शिकायत सामने आई कि कुछ अराकीन मोबाइल फ़ोन लेकर चले गए, कुछ शायद तस्वीर भी बनाई गई। इस तरह की शिकायत भी विजिलेंस सेल को मौसूल हुई। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो एक्शन लिया गया उससे ज़्यादा कोई क्विक एक्शन भी लिया जा सकता था? देखिए, बात यह है समीना कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस हवाले से जो इकदाम उठाए गए थे
तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत काफ़ी थे। उन्होंने एक नंबर 1 ये कि एक विजिलेंस कमेटी कायम की और ये उस इंतखाबी अमल से बहुत पहले कायम कर दी थी ताकि वो शिकायत के सेनेट के इलेक्शन में सरमाया का इस्तेमाल हो रहा है उनको रोका जा सके और उनका अजाला किया जा सके। दूसरा, उन्होंने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया और उसमें आम लोगों से ये कहा गया कि वो उम्मीदवारों के बारे में अगर कोई शिकायत है तो वो दर्ज करा सकते हैं। उसका ईमेल भी दिया गया, टेलीफोन नंबर भी दिया गया। तीसरा ये है कि उन्होंने अब एक कमेटी कायम की है अपनी इंटरनल, जिसमें नादरा के लोग भी शामिल हैं, FIA के लोग भी शामिल हैं, FBR के लोग भी शामिल हैं, नैब के लोग। तो एक कमेटी और मॉनिटरिंग की कायम कर रखी है उन्होंने। देखें, अब कुछ ज़िम्मेदारी जो है हमारे अरकान पर भी आयद होती है। अब अगर कोई मोबाइल फ़ोन देखें, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी थी और ये कहा गया था उन्हें ज़बानी तौर पर भी और तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया था कि कोई रुकन जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर, असम्बली हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएगा। और सिंध में यही हुआ कि सिंध में एक MPA से मोबाइल फ़ोन लिया गया और उसको वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। और यहाँ पर एक शिकायत जो आई है, अगर वो शिकायत दुरुस्त है तो मेरा ख्याल है कि वो शिकायत ये इस शिकायत का भी अजाला होना चाहिए और कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए अगर कोई शिकायत है। और देखिए, बात यह है कि कुछ सियासतदानों की अपनी एक कुछ तरबियत होनी चाहिए। देखें, यहाँ कौमी असम्बली में जब लोग आते हैं, MNA बनते हैं, तो उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अगर कोई MNA ये उज़र तराश ले कि उसे बैलेट पेपर जो है उसके इस्तेमाल का तरीका मालूम नहीं था, गलत इस्तेमाल हुआ, तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ ये पुख्ता शऊरी का जो है ये मुजाहरा सबके लिए होना चाहिए। जब बल्दियाती इलेक्शन में हम आम लोगों से ये तवक्को रखते हैं कि वो पुख्ता शऊर का मुजाहरा करेंगे, तो हम अपने अरकान असम्बली से भी ये तवक्को रखेंगे कि वो पुख्ताकारी का मुजाहरा करें और बालिग नज़री का मुजाहरा करें और इस किस्म की शिकायत जो हैं उनके अजाले के लिए वो एक ताउन करें, वो अपना बिल्कुल न सिर्फ ताउन करें बल्कि खुद असम्बली जो है खुद इकदाम करे और ऐसी लेजिस्लेशन करे। देखिए, अब तो PTI जो है इस इलेक्शन के बाद सेनेट में अक्सरियत में आ जाएगी और 28 सीटों की तवक्को है, तो मेरा ख्याल है कि वो जवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा कि अब सेनेट में लेजिस्लेशन के लिए उसको रुकावट का सामना है। बिल्कुल ठीक। हाफिज़ साहब, एक ये बताएं कि अपोजिशन जमातें जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रही हैं और ये भी कोशिश की कि सेनेट के इंतखाबात ही को स्टॉल कर दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं हुआ और उन्होंने हिस्सा भी इसमें लिया। आगे वो कैसे चलेंगे? सेनेट के इंतखाबात, आपने खुद कहा कि PTI को अक्सरियत मिल जाएगी, अपोजिशन का क्या कंडक्ट होगा पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में? नहीं, देखें, बात यह है कि शहजाद के सेनेट के इलेक्शन जो हैं कौमी सियासत का एक नया रुख मुतय्यन करेंगे और यकीनन सियासत में अब शाइस्तगी की तरफ बढ़ना चाहिए। और इस इलेक्शन के नतीजे में मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल रही है और अगर अपोजिशन को इस इलेक्शन में नुमाया कामयाबी नहीं मिलती, जो कि नज़र आ रहा है कि नुमाया कामयाबी नहीं मिलेगी, तो इसका इम्पैक्ट जो है उनके एहतजाजी प्रोग्राम पर भी होगा, उस एहतजाजी तहरीक पर भी होगा। डिमोरलाइजेशन जो है उसका अमल जो है वो उसकी सफ़ों में, अपोजिशन की सफ़ों में नुमाया तौर पर देखा जा सकेगा। लेकिन उसको ज़ाइल करने के लिए, उस असर को या उस इम्प्रेशन को आप समझते हैं कि जल्द अज जल्द ये फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ा जाए? नहीं, देखें, अब उनको जो फैसले करने हैं उनको सिर्फ लॉन्ग मार्च के ही फैसले नहीं करने। देखिए, ये कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ एतमाद या अदम एतमाद का इजहार भी हो सकता है। अगर ये इस्लामाबाद से जैसा कि नज़र आ रहा है कि PTI जो है वो अपनी सीट ले लेगी, यहाँ पर हफीज़ शेख कामयाब होंगे। अगर हफीज़ शेख यहाँ पर डिक्लेयर हो जाते हैं कामयाब, तो क्या समझा जाए कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो नहीं हो सकेगा। बात यह है कि हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ये तो आने वाली सियासत ही बता सकेगी, लेकिन इसका असर सेनेट के इलेक्शन का अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक पर ज़रूर पड़ेगा। और अब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कल ये स्टेटमेंट दी है कि अब आइंदा 2 साल जो है बड़े जमकर काम करेंगे। अब ये ज़रूरत यह है कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़े
और वर्किंग रिलेशनशिप जो है अपोजिशन के साथ उसको कायम करने के लिए, ठीक। बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े और ताउन जो है वो उससे ताउन की दरख्वास्त करे। बिल्कुल जी, यही सवाल लेकर डॉक्टर बारी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो फोकस है, जो फ्लॉज को दूर करना है, इस्लाहात की बात की जाती है, लेजिस्लेशन की बात की जाती है, खुसूसन इन इंतखाबात को लेकर क्या अब इलेक्शन कमीशन की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएगा, या फिर जिस तरह से अभी हाफिज़ साहब भी फरमा रहे थे कि अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं, जो सियासी गर्मी है पार्टीज़ के दरमियान, उसको कम करने के लिए भी कोई इक़दाम किए जाएंगे, और जो 2.5 साल हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए बड़ा कम वक्त भी है और मुकाबला सख्त है, क्या हिकमत अमली आप समझते हैं क्या होगी हुक्मरान जमात की? जी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा हाफिज़ साहब से कि टेंशन जो है बढ़ेगी, चाहे पीटीआई सारी सीटें जीत जाए जो उसकी बनती हैं, और चाहे पीएमएलएन या पीडीएम ज़्यादा नशिस्तें ले जाए, दोनों सूरतों में जो है जो इनके दरमियान कंट्रडिक्शन है वो शार्प होनी है। क्योंकि जो अगर इमरान खान साहब की ये बात मान ली जाए कि उन्होंने कहा है कि जब तक ये जो पाकिस्तान के उनकी ज़ुबान में चोर और लुटेरे हैं उनका एहतसाब नहीं करता, तो बात इनसे नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ चूँकि लीडरशिप जो है पीडीएम की उसमें बहुत बड़ी जो 11 पार्टियों में से जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनकी लीडरशिप के बारे में इमरान खान की बहुत वाज़ेह लाइन है, और उसके पीछे एक पूरा उनका जो मैंडेट है उन्होंने जो आवाम से लिया है वो करप्शन के ख़िलाफ़ लिया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर तो खान साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर तो बात बन सकती है, और उस कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होगा कि 2023 के इंतखाबात में इमरान खान का वोट बैंक और गिर जाएगा। क्योंकि अभी जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो वोट बैंक पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा पीटीआई के, उनका वोट बैंक बढ़ा है कई जगहों पे। तो इसलिए मेरी नज़र में चूँकि तज़ाद मौजूद है पीडीएम की लीडरशिप के दरमियान और जो कोलेशन है खान साहब की क़यादत में हुकूमत में, पंजाब में और बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और सेंटर में, ये टेंशन बढ़ेगी, मज़ीद गड़बड़ होगी। लेकिन इसमें जो उनके लिए एजेंडा है मैं समझता हूँ इसके साथ साथ उनको गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और आवाम के मसाइल ख़ासतौर पर महंगाई और जो बेरोज़गारी है डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की, आपने कहा कि टेंशन बढ़ेगी, तो उसका मतलब है कि जो बड़ी ज़रूरी इस्लाहात हैं, चाहे वो आइन में तरमीम के ज़रिए हो या सादा कानून साजी के ज़रिए हो, तो उसके लिए तो फिर हुकूमत को इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक फ़्रेश मैंडेट ले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आती है तो फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आइन में इस्लाहात करनी है, या मतलब अगर वर्किंग रिलेशनशिप दोनों के माबैन कायम नहीं होता तो वो चीज़ें तो फिर अधूरी रह जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है। गो के जो पंजाब में हुआ है, सेनेट में तकसीम कर लिया उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका रीप्ले होता हुआ नेशनल लेवल पर। तो टेंशन जारी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नेंस के मामलात हैं कुछ बेहतर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो उनकी अचीव करने में मुश्किलात आ रही हैं। पाकिस्तान के और बहुत सारे मामले हैं, कोरोना की वैक्सीनेशन करने की बात है, और उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी गो के अब ग्रो कर रही है, जो कि खुश आइंद बात है, लेकिन और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको जो हल तलब हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं आप, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि पीडीएम की जो जमातें हैं, जो इकट्ठ है इनका, वो मैं ना मानूं की ज़िद पर कायम है। हुकूमत की जानिब से जब भी बारहा कोशिश की जाती रही मामलात को बैठ कर सुलझाने की, बात करने की, तो उनका एक ही एजेंडा है जो उनके ज़ाती मफादात हैं। अगर वो नहीं माने जाते तो फिर वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। तो कैसे वर्किंग रिलेशनशिप ठीक होगा? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वर्किंग रिलेशनशिप ठीक हो सकता है जब तक कि क़यादत यही है, जो पीडीएम की क़यादत है वो यही रहती है, और वो अपनी जो मूवमेंट है उसको चलाना चाहते हैं और दबाव में लाकर वो जो केसेस हैं उनको ख़त्म करवाना चाहते हैं। तो मामला सारा वही है, लोग शामिल नहीं हो रहे यकीनन। अब देखिए इंडिया में फार्मर्स का जो मूवमेंट है वो बढ़ रही है, उसके साथ बहुत सारे और ग्रुप और सिविल सोसाइटी शामिल हो रही है, लेकिन अभी तक पीडीएम की मूवमेंट के बारे में अगर मैं तबसरा करूं तो मुझे नज़र आता है कि जो सिविल सोसाइटी है या मजदूर तबका है या मिडिल क्लासेस हैं, वो इनकी मूवमेंट का ऐसा नहीं बन रहे। वो सिर्फ पार्टी वर्कर्स हैं या जो पार्टी के वोटर्स हैं डाई हार्ड, वो है,
उसकी अपील जो है वो अवाम की जो इमेजिनेशन है, अवाम की जो ज़रूरतें हैं उसको रिफ्लेक्ट करने में नाकाम रही अभी तक। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे अनलेस कि वो आखिरी दम तक जाएं। और जैसे कि पीडीएम के कुछ लीडरों ने तो कहा है फ़ौज को या एस्टेब्लिशमेंट को कि वो आए मुदाखलत करें तो सही, सही। फिर आगे बात बनेगी। तो ये बड़ी डॉक्टर अफसोसनाक साहब, जब बात हम है। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं जिनका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश की जाती है। अभी जो तरक्याती फंड्स दिए गए हुकूमत की जानिब से, उसको भी अपोजिशन एक गलत रंग करार दिया और ये कहा कि हुकूमत ने अराकीन को लालच देने की कोशिश की है। इस पर आप क्या कहेंगे, इस रवैये पर? मैं समझता हूँ एलीट पॉलिटिक्स है, 19-20 के फ़र्क के साथ जो है वो बुनियादी बात यही है कि जो इलेक्टेबल सो कॉल्ड इलेक्टेबल, मेरी नज़र में तो इलेक्टेबल कोई नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि अगर वोट ही उनको पढ़ते हैं, अगर आप, मैंने अभी बताया था 20% से ज़्यादा तो वोट नहीं होते पोल्ड वोटों का, और अगर आप रजिस्टर्ड वोटर का निकालें तो वो 5 और 10% निकलेगा। तो इसलिए वो कोई इतना बड़ा नहीं है करिश्मा उनका कि वो कुछ इलेक्टेबल है। और मेरा अपना ख्याल है, मैंने लिखा भी है अखबारों में, कि जो खान साहब ने इलेक्टेबल को इतना आगे किया है उसका खमियाजा जो है वो गुड गवर्नेंस की शक्ल में नहीं निकल सकता, क्योंकि वो जो इलेक्टेबल है उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करना है, ना कि गुड गवर्नेंस देना है। अच्छा, हाफिज तारिक खलील साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी, एक सिंबॉलिक पनिशमेंट थी, वो उसकी मुद्दत मुकम्मल हुई 5 साल, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने इनको अलाउ किया। इनके खिलाफ नैब में केसेस चल रहे हैं, मतलब सर फहरिस्त केस है तोशा खाना का। क्या वजह है कि कई उम्मीदवार, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, कि जिनके खिलाफ नैब या दीगर इदारों के केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, क्रिमिनल जो केसेस हैं वो उस नौइयत के भी केसेस हैं, तो ऐसे लोग अगरचे वो अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं हैं, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पे अगर गिलानी साहब के खिलाफ फैसला आ जाए अदालत का और वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को आपको लाने की? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर सियासी जमातों की सफ़ों में ऐसे लोग नहीं हैं जिनका माजी जो है वो किसी किस्म के दाग से पाक हो? बिल्कुल, ये सिर्फ शहजाद, ये सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, बल्कि ये हम देखते हैं कि हमारी मुखालिफ जो सफ़े हैं उनमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, जिन पर मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात हैं। बहरहाल महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। आज ही मैं नैब का स्टेटमेंट और उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के फैसले देख रहा था। कुछ नए केसेस आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ बंद भी हो रही हैं। बहरहाल ये है कि मैं जो सरवर बारी साहब की बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमें रियासत जो है सिर्फ पार्लियामेंट का नाम नहीं है कि वहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाएं तो सारे मामला तय हो सकते हैं। देखिए, रियासत में एग्जेक्टिव भी शामिल है, जुडिशरी शामिल है, अब मीडिया भी रियासत का एक अहम अदारा बन गया है। तो इन तमाम अदारों को एक बड़े डायलॉग की तरफ बढ़ना होगा ताकि कुछ बुनियादी इशूज जो रियासत के हैं। एक समीना, आपकी इजाज़त से सवाल है आप दोनों हजरात से, हाफिज साहब और डॉक्टर साहब आपसे। हाफिज साहब, पहले आपसे, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी कौमी असम्बली में एक वाज़ेह अक्सरियत रखते हैं, और जो आइन में कहा गया है कि मुतनासिब नुमाइंदगी उस सियासी जमात को जिसकी वहाँ पर रिप्रजेंटेशन है। सो इस असूल की बुनियाद पर तो डॉक्टर हफीज़ शेख को जीतना चाहिए। अगर मफरूज़े की बुनियाद पर गिलानी साहब किसी तरह से जीत जाते हैं तो उससे क्या नतीजा अखज़ करें हम, कि क्या वो जो सारा पैसा चला, वो जो गिमिक्स होती रहीं, वो ऑडियो वीडियो टेप्स आई, वो सही थी? फिर उसका मतलब है कि किसी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया, मैनेज कर लिया, तो फिर जो जमहूरियत की हम बात करते हैं वो कहाँ पे जाएगी? नहीं, वो देखें, अभी तो हम यहाँ इस्लामाबाद के हवाले से तो मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। जी जी, मफरूज़े की बलूचिस्तान में देख लें आप, जो रिजल्ट आया है पहला, जो अभी समीना बता रही थी, पहला रिजल्ट, तो वो देख लें कि वो ऐसे सेनेटर मुंतखब हुए हैं जिनके बारे में ख़ुद प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि वहाँ एक वोट की कीमत 70 करोड़ रुपए तक गई है। तो ये पैसे का अमल दखल जो है ये ज़रूर हमें ख़त्म करना होगा। अगर इस्लामाबाद में देखें, ये तो हमारे आंखों के सामने होता रहा है। 93 में क्या होता रहा है, जब फाटा के इलेक्शन थे, यहाँ पर 8 MNAs जो हैं वो इलेक्शन कर रहे थे अपने 4 सेनेटर्स का, तो मेरे सामने हमने बल्कि खुद मैंने तो रिपोर्ट की है
कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो पैसे लेकर और यहाँ पहुँच गए वहाँ पर कमेटी रूम नंबर 2 में, और उन्होंने कहा जी पैसे पकड़े आप अपने और हमें वोट दें आप खुल्लम खुल्ला। लेकिन देखिए ना, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे बात हुई कि एमक्यूएम से मुलाकात हुई, एमक्यूएम को वादे वईद किए गए, इसी तरह जो अली हैदर गिलानी की जो वीडियो आई उसमें अपोजिशन हुकूमती अरकान से वो बात कर रहे हैं वोट ज़ाया कैसे करना है, तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जिसका इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था, नंबर 1। दूसरा, डॉक्टर बारी साहब आप इस पर इज़हार ख्याल कीजिएगा कि अब वो चीज़ें तो वैलिड हैं, वो चीज़ें तो सामने हैं, एडमिशन सामने है, तो आपके ख्याल में आज का नतीजा कुछ भी आता है, कोई भी उम्मीदवार जीतता है कौमी असम्बली से, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसी बुनियाद पर फिर इलेक्शन कमीशन अपना फाइनल वर्डिक्ट जारी करे। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें इसका मुतालबा करना चाहिए कि अगर रिज़ल्ट मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नहीं आते, जो कि आइन का आर्टिकल 59(2) है, तो इन्वेस्टिगेशन तो लाजमी होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो फिर इलेक्शन कमीशन से डिमांड की जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम नहीं लेके आएंगे, हमारी सियासी क़यादत की जो डिपेंडेंस है ऑन सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स वो रहेगी, कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, उसमें उनको फंड्स की ज़रूरत होगी। जब आप मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लेके आएंगे तो फिर आप मज़दूरों और किसानों और मिडिल क्लास जैसे लोग और ताहिर खलील जैसे लोग भी जो है ना वो असम्बली में पहुंच सकेंगे। तो इसलिए वो पूरा एक जो आपने अगर चेंज करना है इसको, तो ये मौजूदा जो लीडरशिप हमारी पार्लियामेंट में मौजूद है या हमारी सूबाई असम्बली में मौजूद है, उनकी मौजूदगी में आपस की बात है। मुझे कोई तवक्को नहीं है कि वो अपने ख़िलाफ़ कोई कानून साजी करें या आइन में कोई ऐसी तब्दीली लाएं जिससे उनके मफादात को धक्का पहुंचे। जब तक कि मजदूर तहरीक और इंटेलिजेंसिया पाकिस्तान की उनका कोई कलेक्टिव जो है उसके लिए प्रेशर बिल्डअप नहीं करता। लेकिन असमीना माजरत के साथ एक हाफिज साहब से मुख्तसर सवाल। हाफिज साहब, अगर गिलानी साहब जीत भी जाते हैं तो इससे जो जरदारी साहब का एक दावा था कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद है, वो चीज़ तो सिर्फ बयान की हद तक है। हम नहीं समझते कि गिलानी साहब अगर जीत गए हैं खुफिया राय शुमारी के जरिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हुकूमत का कारोबार वैसे ही चलता रहेगा। नहीं, देखिए उसका एक मैसेज तो जाएगा कि पैसा सरमाया इस्तेमाल हुआ है। और ये देखें इस पूरी गेम में जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा वो सेनेट की साख को नुकसान हुआ है। सेनेट इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था। सेनेट बनाने, देखिए इसमें जो सेनेट के जो बानियान थे, दस्तूर के जो बानियान थे, उनका मकसद कुछ और था कि सेनेट एक ऐसा अदारा बनेगा जिसमें वफाक की बराबर की नुमाइंदगी होगी, मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए यहाँ पर ऐसे लोग लाए जाएंगे जो अपने सियासी जमातों के हकीकी नुमाइंदे होंगे। और यहाँ लेकिन आज का जो सेनेट है उसकी शनाख्त क्या है कि ये लोग पैसों पे आ रहे हैं। देखिए ये हमें इस तरफ गौर करना होगा। साहब, अभी कुछ दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी बिल्कुल ऐसी ही बात की गई थी। उन्होंने कहा कि जब पैसे के जोर पर लोग आ जाते हैं सेनेट में तो फिर वो तकद्दुस पामाल करते हैं और अपने मफादात इम्पोज करते हैं। अब अभी एक बड़ा फैसला आने वाला है, नतीजा आने वाला है, जिसकी जानिब अभी शहजाद भी थोड़ा सा बता चुके हैं, इशारा दे चुके हैं। लेकिन उस बड़े नतीजे से पहले एक ज़रा लाइटर नोट पे एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, चूँकि आपने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं। हाफिज साहब, आज आपने पूरा दिन क्या माहौल देखा कौमी असम्बली का और दूसरी असम्बलियों का, सूबाई असम्बलियों का, खासतौर पर कौमी असम्बली का, क्योंकि अरकान की आपस में मुलाकात भी हुई और इससे पहले की जो सूरत हाल थी वो बड़े तुंदो तेज़ बयानात भी एक दूसरे की जानिब से आते रहे और सियासी पारा बड़ा हाई था। तो ओवरऑल कैसा इन्वायरमेंट देखा आपने? मेरा ख्याल है कि आज का जो इलेक्शन था बड़ा खुशगवार माहौल में हुआ। प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वहाँ पर दोनों तरफ से यकीनन नारेबाजी हुई है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हुई है और फिर उसके जवाब में तहरीक इंसाफ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि अपोजिशन लीडर और जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। तो वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और इसी तरह स्पीकर जो हैं वो अपोजिशन के मेंबर से मिले हैं ताकि आइंदा इजलास को खुश असलूबी से चलाया जाए। मेरा ख्याल है कि एक मुफाहमत का जज्बा ज़रूर पाया जाता है और अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो किसी न किसी वर्किंग रिलेशनशिप पर कायल कर सकते हैं दोनों बड़ी पार्टियों को भी, अब हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। आज का जो इलेक्शन है मेरा ख्याल है कि इसको हम इस तनाजुर में देखना चाहिए कि सियासी जमातें जो हैं वो यकीनन अपने पुख्ता शऊर का मुजाहरा करेंगी और इसमें जो वोट है वो ज़मीर की आवाज़ के साथ साथ
पार्टी डिसिप्लिन जो है उसका भी इजहार करेगा कि हम किस हद तक पाकिस्तान में अपनी जमाती डिसिप्लिन के कायल हैं और अपने ऊपर कितना जमाती डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के कायल हैं। तो आज का जो इलेक्शन है वो इन तमाम अवामिल को जाहिर करेगा। तो अब आज ये इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा, फहरिस्त जारी हो जाएगी, सेनेटर्स ओथ उठाएंगे अपने अपने ओहदों का। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि आगे फौरी तौर पर इकदाम क्या करने वाले हैं। अपोजिशन हुकूमत को बैठना चाहिए, ये आप दोनों हजरात बात कर चुके हैं, लेकिन वो अभी इस स्टेज पे नहीं है कि आपस में बैठ के बात करें। अगर अपोजिशन कोई भी अपसेट करने में कामयाब होती है तो वो तो फिर इसको एक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का नाम देगी। अगर हुकूमत किसी किस्म के अपसेट को नाकाम करने में कामयाब हो जाती है तो फिर हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो उसी तरीके से जो एक नैरेटिव है वो लेके चलेंगे। तो वह वर्किंग रिलेशनशिप कहाँ से आएगी? नहीं, उसका देखें, उसका तरीका ये है कि आपको एक जो कंसेंसस का एजेंडा है वो लेके आना पड़ेगा। और देखें, अब हमारी तवज्जो और हमारा फोकस जो है वो जनरल इलेक्शन होना चाहिए कि हमें अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैसे जाना है। आज अगर एक एमएनए ये दावा कर रहा है और ये इस बात का इजहार कर रहा है कि उसे मालूम ही नहीं था बैलेट पेपर पर निशान किस तरह लगाना है, तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी भी है कि जनरल इलेक्शन के लिए अपने वर्कर्स की तरबियत करें अभी से। फिर दूसरा ये है कि सबसे बड़ा काम जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है और उसमें कुछ हमें ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा तवज्जो देना होगी। माजी में भी इस पर काम हुआ है और लेकिन अब हमें ज़्यादा तवज्जो आने वाले इलेक्शन के हवाले से जो चैलेंजेस हैं और जो इक़दाम हैं उसकी तरफ बढ़ना होगा। जी डॉक्टर बारी साहब, ये जो अभी बात की हाफिज ताहिर खलील साहब ने, ज़मीर की आवाज़, कोई ऐसा आला है जो ज़मीर की आवाज़ को पहचान ले, आइडेंटिफाई कर ले? और आज जो वोटिंग हुई है, अगर किसी शख्स ने अपनी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट डाला है तो क्या हम ये इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि वो वाकई ज़मीर की आवाज़ थी उसकी? देखिए, अगर आप ज़मीर की आवाज़ रुपए और पैसे हैं तो फिर तो शनाख्त हो सकती है बहुत आसानी से, लेकिन ज़मीर की आवाज़, जैसे पहले एक दोस्त ने कहा कि वो फिर बबांगे दाखिल होती है। फिर लोग कहते हैं जी मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से वोट डालूंगा, उसमें पैसों का लेन देन नहीं होता या दूसरे मफादात नहीं होते। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई उस तरह की एग्रीमेंट होती है जैसे 2017 में की गई थी, जिसमें फिर इलेक्शंस एक्ट 2017 बना, जिसमें कोई बुनियादी अगर आप देखें रिफॉर्म नहीं है, उसका सारा मुताला कर लें। मैंने इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई, हर पार्टी के साथ हमारी मुलाकात हुई और मैंने कहा एक ख़ानदान से 10-10 लोग हैं। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को देखें तो ये 342 का हाउस नहीं है, ये 120 का हाउस है। इनके रिश्तेदारों को निकालें तो ख़ानदान के लोग हैं, एक ही ख़ानदान से 4-4, 5-5, इवन 10-10 लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। तो एक तो पहली बात तो ये है, उसके बारे में कोई रिफॉर्म नहीं है। एक सियासतदान 4 जगहों से इंतखाब लड़ता है, हर जगह जहाँ वो कैंडिडेट है वो वादा करता है मैं आपकी सीट रखूँगा और बाकियों से छोड़ दूँगा। जब इलेक्शन के बाद उसको ज़ाहिर है कानून के तहत वो सारी नशिस्तें नहीं रख सकता, तो वो अपनी साख को खुद ही नुकसान पहुँचाते। इसी तरह जो मामला है ख़वातीन का और जो अक़लियती सीटें हैं उनका भी आप बराह रास्त इंतखाबात कराएँ ख़वातीन की। फ्रांस के अंदर है, हर अल्टरनेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो औरत के लिए है मखसूस। तो इसी तरह पाकिस्तान में हर तीसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको या आप डुअल मेंबरशिप कर दें या उसको फिर विमेन ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन कोई फंडामेंटल जो रिफॉर्म्स की जानी चाहिए थी वो 2017 की एक्ट में नहीं है, और वो रिफॉर्म्स अगर लेके आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, इसके ऊपर ये कभी मुतफिक नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, यही मेरा सवाल था कि ये बहुत ज़रूरी है, हर सियासी जमात इस पर बात करती है और इसकी अहमियत पर जोर देती है कि ये इस्लाहात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो जमात जीत जाती है और जो नहीं जीत पाती फिर उसके बहुत सारे एतराज़ात हैं और वो फिर अगले पूरे 5 साल तक चलते रहते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है, रिफॉर्म्स, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर मुत्तफिक कैसे होंगे? मैं कह रहा हूँ कि वो कभी नहीं होंगे। मेरा यही नुक्ता नज़र है कि दे विल नेवर एग्री ऐसी किसी चीज़ पे जिसमें ये पाबंदी लग जाए कि आपके जो इमीडिएट रिश्तेदार हैं वो एक से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, तो ये तो इनकी मौत होगी।
तो फिर बाकी कहाँ से लाएंगे? इतने क्रोनीज तो बन नहीं सकते। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है इस निज़ाम के अंदर जब तक कि नीचे से कोई मूवमेंट इनको मजबूर ना करे कि ये आप करके दिखाएं। बिल्कुल तो इसलिए ये है, या फिर दुनिया में हुआ है टॉप डाउन कि ऊपर से कोई आया उसने ये सारा सिस्टम जो है उसको उसका बिस्तरा जो है लपेट दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वाकई जो एक तो सियासी जमात का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करते हुए ज़रा हिचकिचाता हूँ क्योंकि जमातें हैं नहीं, जमात नहीं है। जमात का मतलब होता है इंतज़ाम मुनज़्ज़म होना। जमातें नहीं है, सियासी लीडर हैं, डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने सियासत का लुबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और पावर के इंटरेस्ट है जिनको वो हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये ज़रा बताइए हाफिज़ साहब के अब्दुल हफीज़ शेख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार बनाया, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन ये कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और उनको एक सीट ये दी गई। तो क्या ये बड़ा एक चैलेंज भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि ये खबरें जो आ रही थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान हैं वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, कोई अगर नज़रियाती शख्स को उम्मीदवार के तौर पे लाते तो काम ज़्यादा आसान होता तहरीक इंसाफ के लिए? बिल्कुल यकीनन मेरा ख्याल है कि अब्दुल हफीज़ शेख को टिकट नहीं दी जानी चाहिए थी। उनकी जगह पे कोई पार्टी का वर्कर, कोई खातून, कोई और जिनका बहुत पुराना तल्लक है उसको दी जानी चाहिए। तो मैं इसलिए समझता हूँ अगर हमने ये अपने सिस्टम को, पॉलिटी को, हमारी सियासत को और गवर्नेंस को बेहतर करना है, वो नहीं हो सकती जब तक कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। इसलिए वो रिफॉर्म्स, यही सवाल आपसे। देखिए, हफीज़ शेख पहली दफ़ा तो कंसेंसस के उम्मीदवार नहीं बने। ये जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो गिलानी साहब ने खुद प्रपोज किया था उन्हें, और उस वक्त भी सेनेट का टिकट दिया गया था उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि ये कंसेंसस के कैंडिडेट तो हर पार्टी के रहे हैं तकरीबन। तो आज भी बाज़ लोग जो हैं वो विरसे में मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हफीज़ शेख साहब के बारे में हमें ये कबूल कर लेना चाहिए कि हमें ये जो विरासत में मिले हैं तो बहरहाल उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब और हाफिज़ साहब, आप दोनों से मैं इस पर राय लेना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, पहले आप ज़रा फरमाइएगा कि कौन कौन सी असम्बलियों, सूबाई और कौमी असम्बली से कहाँ से आप समझते हैं कि ज़्यादा गैर मुतवक्के नतीजा आ सकता है? ज़्यादा गैर मुतवक्को नतीजा, देखें, हैरान कुन जो नताइज थे वो हम तवक्को कर रहे थे कि कौमी असम्बली में कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह हो रही है, क्योंकि 342 हाउस में से 341 जो है उनके वोट पोल हुए हैं। तो ये तकरीबन 100% ही, एक तो ज़ाया हो गया, एक वोट ज़ाया हुआ है, लेकिन 12 पोल तो हुए हैं। और अभी तो ये भी डिक्लेयर नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही वोट ज़ाया हुआ है या कितने वोट ज़ाया हुए हैं। मुमकिन है कि और भी कुछ हो जिन्होंने गलत पोल किए हैं वोट। तो दूसरा ये है कि दूसरी हैरान कुन बात ये है कि हमें केपी के असम्बली से जो रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ तकरीबन 37 MPs ने वोट नहीं दिया। अब तक तो ये इतला आ रही थी कि उनके वो लोग गैर हाजिर थे और पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया था। सूरत हाल क्या है लेटेस्ट अभी सामने नहीं है, लेकिन अगर ये सूरत हाल है तो बहरहाल ये भी कि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और ये भी बातें आ रही थी कि वहाँ लोग जो हैं काफ़ी नाराज़ हैं, और अगर वो नहीं आए तो कुछ हमें देखना पड़ेगा। और कल तक तो कुछ ऐसा भी कहा जा रहा था कि पंजाब की तरह से शायद बिला मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा से भी मुंतखब हो जाए, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। बिल्कुल, ये भी है। और दूसरा ये है कि अभी बलूचिस्तान के भी जो नताइज आ रहे हैं उसमें भी देखें कि हमें देखना पड़ेगा कि ANP की जो खातून थी, जो यहाँ से ANP की वाहिद खातून थी सितारा यास, उनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने टिकट दिया वहाँ पर बलूचिस्तान में, लेकिन वो रिटायर हो गई थी आखिरी वक्त में। वो और सरदार जिंद के बेटे रिटायर हुए 2। तो बहरहाल बलूचिस्तान से भी हमें कुछ, जिस तरह से एक आज़ाद उम्मीदवार सबसे पहले कामयाब हुए हैं, वहाँ से भी कुछ नताइज गैर मुतवक्को तौर पर आ सकते हैं बलूचिस्तान से, जिसकी ज़्यादा इम्कान। रिज़ल्ट के मुताबिक जनरल सीट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं।
इसके अलावा फौजिया साहिबा ने 174 वोट लिए हैं, जिसका ताल्लुक पीटीआई से है। किलानी साहब का ताल्लुक पीडीएम से था, पीपल्स पार्टी से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। उसके बाद फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्टेड हैं। 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 लिए हैं, फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं। टोटल कास्टिंग 340 की है। थैंक यू वेरी मच। 7 वोट मुस्तरद हो गए। 7। जी नाजरीन, एक बड़ा फैसला जिसका हम अभी तस्करा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी 169 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनको 164 वोट मिले हैं, 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, 340 वोट टोटल कास्ट हुए। एक बहुत बड़ा अपसेट जिसके बारे में बात की जा रही थी, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी क्या वजूहात होंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, बावजूद इसके कि टेप्स आई, ऑडियो टेप्स भी थी, उसमें इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन वोटिंग का अमल चला, उनको इजाज़त दी गई और 169 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए हैं। 164 वोट आए हैं डॉक्टर हफीज़ शेख के हिस्से में, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और 7 वोट रिजेक्ट हुए। 340 वोट टोटल कास्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ फौजिया साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की नशस्त पर जो कैंडिडेट थी, उनको 174 वोट मिले हैं। उनके मुकाबले में फरजाना साहिबा पाकिस्तान को 161 वोट मिले हैं, जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत चुके हैं ये मुआरका। बिल्कुल जी, और यही बड़ा नतीजा था जिसके बारे में हम अभी अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि एक बड़ा नतीजा मुतवक्के है और वो कौमी असम्बली से, और ये बड़ी तवज्जो का मरकज़ रहा सारी कैंपेन में। जनरल नशिस्त है विफाक से, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और डॉक्टर हफीज़ शेख के दरमियान मुकाबला था, और अब ये नतीजा सामने आ गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी 169 वोट के साथ लीड ले रहे हैं और हफीज़ शेख 164। तो मेरा ख्याल है अपने मेहमानों की राय भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल हाफिज साहब, क्विकली आपकी इस पे ओपिनियन। 7 वोट रिजेक्ट हुए, ना होते हफीज शेख को पढ़ते तो हफीज शेख साहब जीत जाते। देखिए बिल्कुल ये बात यही है कि ये 7 वोट यकीनन जो ज़ाया हुए हैं तहरीक इंसाफ़ी के ज़ाया हुए हैं, और जो 5 वोट उन्होंने ज़्यादा लिए हैं वो भी तहरीक इंसाफ़ी के लिए हैं। तो ये नतीजा जाहिर कर रहा है कि कुछ ना कुछ कमज़ोरी है हुक्मरान सफ़ों में, और कहीं ना कहीं जो है वो नाराज़गी का इजहार भी हुआ है, खा वो एलानिया हुआ है अगर ये या गैर एलानिया। डॉक्टर साहब आपका कमेंट। देखिए, बहुत फौजिया अरशद पार्टी की पुरानी वर्कर है। जो मैं अभी बात कर रहा था कि पार्टी वर्कर्स की रिस्पेक्ट होती है, उनको वोट ज़्यादा मिले हैं, 173 वोट मिले हैं। और जो हफीज़ शेख साहब जो मैं कह रहा था उनको टिकट नहीं देनी चाहिए थी, और क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ये एक कैंपेन है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि पीडीएम ने सोचा हो कि कुछ लोगों को जी आप उनको वोट दे दें, हम इधर वोट दे देंगे, बार्गेन हो सकती है। लेकिन जो भी है, मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कल की वीडियो के बाद जो कुछ सामने आया है, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि हफीज शेख एक्शन लेंगे। मेरा ख्याल था कि शायद वो हार जाए। बिल्कुल यही सवाल था मेरा अगला हाफिज ताहिर खलील साहब आपसे कि अब चूंकि यूसुफ रज़ा गिलानी लीड ले चुके हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई है गुज़श्ता रोज़ की वीडियो के हवाले से उनकी नाअहली को लेकर के, तो क्या उसका फैसला इस कामयाबी पर असरअंदाज हो सकता है? मेरा ख्याल है कि देखें, एक दफ़ा डिक्लेयर हो गया है ये, और अब जो भी शिकायत होगी उसके अदाले के लिए दूसरे फोरम भी मौजूद हैं, अदालती फोरम भी मौजूद हैं। लेकिन एक जो फैसला आया है, अब जो फैसला हुआ है इस इलेक्शन के नतीजे में, ये बहरहाल पीडीएम की एक बड़ी कामयाबी है, और इससे पीडीएम के कारकुनों कैसे हासिल हुई कामयाबी? लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि आखिर वो इस निज़ाम में क्या कमज़ोरियाँ हैं कि हम जो हैं अपने वोट जो हैं वो महज पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि शहजाद बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं कि ये कामयाबी कैसे हासिल हुई? ये कामयाबी यकीनन देखें वो ज़मीर की कामयाबी, ये कहा जाए तो बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा, जिसका मैंने पहले भी इजहार किया था कि लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया,
या इसमें सरमाए की चमक थी। बहरहाल दोनों बातें जो हैं उनको, अगर ये वीडियो स्कैंडल भी एक सामने आया और उसने बड़ा तहलका मचाया एक दिन पहले, तो हमें इन तमाम अवामिल को देखना होगा। और इसका लेकिन देखें, सवाल ये है डॉक्टर साहब, आप भी इसका जवाब, आप बल्कि आपसे सवाल ये है कि ये 7 वोट रिजेक्ट हुए, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये इस प्रोसेस का हिस्सा साल से हैं, तो ये क्यों कर मुमकिन है कि इनका वोट रिजेक्ट हो गया? और अगर उनको एहतमाल हुआ कि उन्होंने शायद गलती कर दी है, तो जरदारी साहब की तरह वो दोबारा बैलेट पेपर ले सकते थे। तो ये जो रिजेक्शन है, ये ज़मीर के मुताबिक है या आप समझते हैं कि कुछ और बात? नहीं, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये अभी नहीं मालूम कि साथ के साथ उनके हैं या किसके हैं, लेकिन ये कि लगता यही है कि ये जैसे अफरीदी साहब का वोट ज़ाया हुआ, उन्होंने खुद ही बता दिया, और वो बताने के पीछे मुझे कोई नहीं करनी चाहिए इंटरप्रिटेशन, लेकिन उन्होंने जिसको मैसेज देना था ये बबांगे दोहल कह के कि मेरे से गलती हो गई है, और अगर गलती हो गई थी निशान लगाते हुए, तो फिर बैलेट को बॉक्स में डालने की ज़रूरत क्या थी? तो मैं उस वक्त भी आपसे मैं यही कह रहा था कि ये जानबूझ के किया गया है और इसके पीछे कोई और इंटेंशन है। और मैं समझता हूँ कि अगर फौजिया भी ना जीतती तो फिर हम मान लेते कि ये है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस जो वोट के पीछे कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं, इस पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गिव एंड टेक हुआ है कहीं, कुछ नहीं, मेरा ख्याल है खरीदो फरोख्त हुई है और उसी की वजह से ये अपसेट हुआ है। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हफीज शेख शायद ना जीत सके। ठीक है, ताहिर खलील साहब, ये फरमाइएगा कि अब चूंकि वाज़ेह हो गया है, यही बड़ा मार्का था, कांटे का मुकाबला था जनरल नशिस्त पर, अब उन दरख्वास्तों का, उन वीडियो का और ऑडियो का और जो सारे मामला कल से चल रहे थे, उसके को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या फॉरम है, कहाँ जा सकते हैं? नहीं, देखें, अब अगला जो चैलेंज आ रहा है वो है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन, जो इसी महीने होना है और आइंदा चंद दिनों में होना है। और इसके लिए देखें, अब ये इलेक्शन जो है वो यकीनन दोनों बड़ी पार्टियों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए नए चैलेंजेस ला रहा है, और इसमें इसका असर ज़रूर पड़ेगा। इस्लामाबाद की जो नशिस्त में कामयाबी और नाकामी, इस दोनों का असर जो है वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन पर ज़रूर पड़ेगा। और मैंने जैसा कि शुरू में अर्ज़ की थी कि सियासत एक नया रुख अख्तियार करेगी, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला था इस्लामाबाद का। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे, और इसका मैं चाहूँगी मुख्तसर से आप जवाब भी दें कि पीडीएम का मुस्तकबिल अब इस कामयाबी के बाद क्या देखते हैं आप? नहीं, पीडीएम के पास तो अब बड़े ऑप्शन आ गए हैं और पीडीएम के कारकुनों के हौसले बुलंद होंगे, और वो तो आज उनका पहला स्टेटमेंट तो यही होगा कि ये हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो गया। बिलावल जरदारी पहले ही कह गए थे कि अगर हमें एक वोट भी ज़्यादा मिलता है तो वो हम समझते हैं कि ये हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद होगा। तो ये उनके बहरहाल एक हौसले तो बड़े हौसले बुलंद होंगे, और उसके नतीजे में अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए और हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और उस कंसेंसस की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहली बात यह है कि CBM करना होगा, और NRO दें ना दें, ये देखें, ये अब बहस खत्म हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर खलील साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। डॉक्टर सरवर वारी साहब, नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन आज जो बड़ा नतीजा हमारे सामने आया चंद लम्हों पहले, यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए सेनेट की सीट पर इस्लामाबाद से। और जैसे मेरे मेहमान बात कर रहे थे कि अब ये देखने की ज़रूरत है कि वो कौन से लूप होल्स थे जिनको इस्तेमाल करते हुए ये मौरका हुआ और इसमें ये उनको कामयाबी हासिल हुई। तो अब नेक्स्ट फेज़ जो है, अगला मरहला, वो इस्लाहात का है, और उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ अपोजिशन और हुकूमत के माबैन। जो कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन आगे जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, कम अज़ कम ये सवालात ना उठें और ये बातें हम डिस्कस ना करें जो आज हम ये कर रहे थे, और इंतखाबात पर लोगों का एतमाद बढ़े, ना कि बिल्कुल ही उठ जाए। बहरहाल शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। समीना। बिल्कुल जी, और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर नताइज के हवाले से अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।